तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और साथ ही साथ खुश रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के बारे में, जिसे आत्मा भी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के किस भाग को, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 के तहत अगर ये पूछा जाए, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? संवैधानिक उपचार। उपचार अर्थात क्या? चिकित्सा। जब चोट लग जाती है, चीजें होती है, तो क्या उपचार किया जाता है ना उनका। तो संवैधानिक उपचार के बारे में जितने भी हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होता, क्योंकि फिर तो कोई भी हनन कर लेता, कुछ अपने हिसाब से मौलिक अधिकार देता, कम या ज़्यादा करते रहते उनको समय समय पर। परंतु ये देखिए, संवैधानिक उपचार कि अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, पहली बात तो नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, गलती से किसी के द्वारा कोई ऐसी विधि बन गई है, कुछ ऐसी बात हो गई है जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो हमें ये अधिकार प्राप्त है क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। हम कह सकते हैं वहां पर कि देखिए, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम सीधा छोटे मोटे ये अधीनस्थ न्यायालय नहीं जो राज्य स्तर पर होते हैं या फिर जिला स्तर पर होते हैं, नहीं, हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट। सभी राज्यों में हाई कोर्ट होता है ना, तो हम हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक या फंडामेंटल राइट्सों का हनन हो रहा है। तो क्लियर रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो किस अनुच्छेद के तहत हम हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं? तो 226 के तहत। अगर आपको सर्वोच्चतम न्यायालय जाना है सीधा, तो आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो। क्लियर है ये बात? अब एक बात और यहां उठती है, यहां पर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार है, यानी कि सर्वोच्चतम न्यायालय से ज्यादा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। एक होता है सर्वोच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च यानी कि हाई कोर्ट, और हम उच्चतम और उच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा, जब मैंने आपको पार्लियामेंट में पढ़ाया है न्यायालयों के बारे में, वहाँ बताया क्लियर तौर पर। तो सबसे ज़्यादा जो अधिकार हैं वो किसके पास हैं? जो हमारा उच्च न्यायालय, राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं, वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो यहाँ पर एक बंदिश दे दी है कि सिर्फ ये जो 5 तरीके हैं अभी जिन्हें मैं पढ़ाऊंगी, सिर्फ ये 5 प्रकार की याचिका के द्वारा ही काम किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और यहाँ पर बंदिश है सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ मौलिक अधिकार को लेकर है। सिर्फ अगर किसी मुद्दे में मौलिक अधिकार से संबंधित बात है, तब ही हम सर्वोच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपितु नहीं जा सकते। तो पहली बंदिश तो ये हो गई। और हाई कोर्ट में क्या है कि यहाँ वहाँ पर बोल रखा है एनी अदर पर्पज, या कि आप किसी भी उद्देश्य को लेकर सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बस हाई कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि आवश्यक है, आपकी जीवन से संबंधित है कहीं ना कहीं। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल आपकी बात सुनेगा, क्योंकि क्लियर तौर पर यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि सिर्फ आप मौलिक अधिकारों के लिए ही जाएंगे। यहाँ पर एनी अदर पर्पज, किसी भी उद्देश्य को लिखा हुआ है। तो अगर आपके विधिक अधिकार का भी हनन हो रहा है तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो पहले अधिकार ये हो गया। तो पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तहत आप 5 प्रकार के से यूज कर 5 प्रकार की रिट प्रयोग करके वो आपके संवैधानिक अधिकार को बचा के रखता है। परंतु
हाई कोर्ट को छह तरीके का अधिकार प्राप्त है, 6 तरीके की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपको त्वरित न्याय चाहिए, अंतरिम तुरंत न्याय चाहिए, तो भी आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि जल्दी त्वरित न्याय, अंतरिम न्याय। तो इस तरीके की रिट भी हमारे हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं जारी की जाती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। तो ये 2 अधिकार ऐसे हैं जिसके कारण हम ये कहते हैं कि हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक उपचारों के मामले में। क्लियर रखिएगा। पहला क्या है कि वहाँ पर हम सिर्फ संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं, एनी अदर पर्पज़ यानी कि किसी और उद्देश्य से अगर हमारे किसी और अधिकार का, जैसे विधिक अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है, तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरा, अगर हमें त्वरित अंतरिम न्याय चाहिए तो भी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो क्लियर रखिएगा ये बात। अब देखते हैं कि इस भाग में अनुच्छेद 32, यहाँ सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 32 के बारे में। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार, यानी कि ये बात कही गई है कि ये इस भाग के द्वारा, यानी कि भाग कौन सा चल रहा है, भाग 3। भाग 3 में तो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। किस भाग में है, भाग 3 में। तो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अगर किसी का हनन हुआ है तो आप उससे संबंधित बातों को लेकर, मौलिक अधिकारों से संबंधित बातों को लेकर कहाँ जा सकते हैं, आप उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं। क्लियर है। एक बात और यहाँ पर कही गई है, आप देखते हैं हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो आप यहाँ पर अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज 3 में देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है या हाई कोर्ट भी, अगर ये दोनों पे ही लागू होगी बात, कि उसको ऐसे लगता है कि कोई अधीन न्यायालय को ये मामला सौंप देना चाहिए, वो कह देगा, उन्हें आदेश दे देगा कि आप जाइए, इस मामले पे आप भी काम कर सकते हैं, परंतु वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया हो, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जनसंख्या है, कहाँ तक मुकदमे सुलझाएगा, तो बिल्कुल कह सकता है कि ठीक है, हमने आपको ये विवाद दिया है, ये बात है, आप इस पे कार्य कर सकते हैं। हेल्प लेना मतलब हेल्प ले सकता है। क्लियर तौर पर ये याद रखिएगा आप। ठीक है। अब देखें कि ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। याद रखिएगा कितने प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट। और ये जो रिट्स हैं ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों को शासन था, उसी के कानून से संबंधित है। ये भी क्लियर रखिएगा आप। अंग्रेजों के समय से ही ये कानून है, ये रिट उसी कानून से संबंधित है। पहली हैबेस कॉर्पस, इंग्लिश में हो सकता है वहाँ सिर्फ ये पूछ ले हैबेस कॉर्पस, सिर्फ इंग्लिश वाले, ये सॉरी लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड ये ही दे दे, हिंदी ना दे, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सिर्फ हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन इसी तरीके से दे देते हैं, हिंदी वाला शब्द नहीं देते, लैटिन वर्ड ही दे देते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। हैबेस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली कौन सी रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह गिरफ्तारी का आदेश जारी करने, यानी कि ये गिरफ्तारी का आदेश जारी करती है किसी भी अधिकारी को, यह गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश है। अगर आप पहले इसको पूरा पढ़िए फिर समझाती हूँ। बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज कराने तथा कैद का कारण बताए जाने के लिए, दूसरा कारण ये है, न्यायाधीश दिए गए कारणों से असंतुष्ट हो तब बंदी को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। अब सीधी सी बात समझिए, बंदी कौन होगा, कैदी, किसी को कैद किया गया होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सामने। ये रिट किसी अधिकारी के लिए जारी की जाती है, जिस अधिकारी के द्वारा उस बंदी को, उस कैदी को पकड़ा गया हो। और ये रिट में क्या कहा जाता है कि आपने जिस कैदी को पकड़ा है, जिस बंदी को पकड़ा है, आप उसको सशरीर यानी कि शरीर के साथ प्रत्यक्ष तौर पर हमारे सामने उपस्थित कीजिए, इस तरीके का आदेश जारी किया जा सकता है। और फिर क्या होगा, उसके बाद वो न्यायाधीश जिसके भी हाथ में मामला होगा वो सुनेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि रीजनेबल
कारण है, सही कारण है, इसको बंदी बने रहना चाहिए, तो बिल्कुल उसकी सजा आगे भी बढ़ाई जाएगी। परंतु अगर ऐसा लगता है कि बिना बात के, बिना किसी कारण के ही इसको पकड़ा गया है, तो वहीं पर उसको छोड़ने का आदेश दे देगा न्यायालय। क्लियर रखिएगा बात, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कि आपने अगर किसी को पकड़ा है, किसी अधिकारी ने, उससे कहा जाएगा आप सशरीर प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने पेश कीजिए, और फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इसको आगे भी कैद में रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये कौन सी है? हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडामस, परमादेश, परमादेश, परमात्मा का आदेश, परम आदेश, यानी कि आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। परमादेश, मैंडामस। कर्तव्य के पालन का आदेश, क्या है? इसमें कहीं ना कहीं कर्तव्य के पालन, आपको बताया जा रहा है कि आपका ये कर्तव्य आप नहीं निभा रहे हैं, इसका पालन कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं ये आप? तो कर्तव्य के पालन का आदेश। न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है, क्या आदेश देता है? अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के कार्यों का संपादन करे। आपको देखते हैं ना, समय समय पर ऐसा हो सकता है कि भाई उसे ध्यान ना हो, मुझे ये कार्य करना है, भाई बड़े बड़े काम होते हैं। चलिए, यहाँ क्या बात की जा रही है कि एक आदेश दिया जा रहा है कि आप अपने कार्यों का संपादन करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसको आदेश दिया जाता है। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई कार्य नहीं किया जा रहा किसी के द्वारा, कोई अधिकारी अपने कार्य को नहीं कर रहा सुचारू रूप से, तब ये मैंडामस, परमादेश जारी किया जा सकता है। क्लियर है? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिट कर रहा है, किसी चीज पे प्रतिषेध लगाया जा रहा है, रोक लगाई जा रही है, लगाम लगाई जा रही है। प्रतिषेध, वर्ड समझिए, प्रतिषेध। अगर आप इस शब्द को पढ़ के समझेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी कि रोक, लगाम किसी चीज पर। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के द्वारा, न्यायालयों व अर्ध न्यायालयों, कुछ न्यायालय तो होती हैं, कुछ अर्ध न्यायिक भी होते हैं ना, जिनको कोर्ट की तरह पावर दी जाती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर देखते हैं आप, जनसंख्या है, मुकदमे हैं, तो कई बार इस तरीके के अर्ध न्यायिक कोर्ट भी बना दिए जाते हैं जो कोर्ट की ही तरह कार्य करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सारी शक्तियां कोर्ट की तरह होती हैं। तो ये कहा गया कि कोर्ट यानी कि न्यायालय और जो अर्ध न्यायिक है, न्यायालय और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी कर आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर आप याद रखिएगा, अगर कोई न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या कोई भी न्यायालय कोई कार्य कर रहा है, किसी बात की सुनवाई कर रहा है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी कार्य को कर रहा है, किसी कार्य की सुनवाई कर रहा है, तब ये प्रोहिबिशन, प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। और एक बात क्लियर रखिएगा, ये रिट प्राइवेट संस्था के खिलाफ तथा संसद और कार्यपालिका के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये सिर्फ सरकारी के लिए है, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं है। साथ ही साथ जो हमारी संसद होती है और कार्यपालिका होती है, उन दोनों के लिए भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। तो आपसे पूछ सकते हैं क्या प्रतिषेध रिट विधायिका, कार्यपालिका और प्राइवेट संस्थाओं पर के लिए जारी की जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो 3 रिट ये हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। 4th क्या है? उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को रोक, यानी कि जो भी उच्च न्यायालय है उसके द्वारा किसी कार्य पर, जो उसके अधीन जो न्यायालय है उसके किसी कार्य पर रोक लगाई गई है, अपने अधिकार का उल्लंघन, यानी कि वो जो कार्य कर रहा है वो अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उसके द्वारा वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, फिर भी वो चीज़ वो कर रहा है, तो ये बात कही गई उत्प्रेषण। ये दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो भी अभी बताऊंगी क्या डिफरेंस है। क्या है? उत्प्रेषण से तात्पर्य वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, उसको रोक लगाई जाती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है। तो अब इनमें दोनों में डिफरेंस समझिए कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में डिफरेंस क्या है, बहुत माइनर सा है। प्रतिषेध जो प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध रिट कब जारी की जाती है? जब कार्रवाई चल रही होती है,
जब कार्रवाई चल रही होती है उसी समय ये आदेश दे दिया जाता है कि ये जो मुकदमा है आपके क्षेत्र में नहीं आता, हमारे पास भिजवा दीजिए, हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये बात क्लियर रखिएगा। जो प्रतिषेध है वो कब जारी की जाती है? जब कार्रवाई चल रही होती है। और उत्प्रेषण जब निर्णय आ चुका होता है, यानी कि कार्यवाही समाप्त की जा चुकी होती है, जब निर्णय दे चुका होता है, कार्यवाही समाप्त हो गई होती है, तब ये जारी की जाती है। तो दिए गए निर्णय की समाप्ति के लिए अगर कोई किसी ऐसी कार्रवाई पर कैसी बात पर निर्णय दे दिया है जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, तब क्या होगा? तब उत्प्रेषण जारी की जाएगी, यानी कि कार्रवाई के बाद। तो क्लियर रखिएगा दोनों डिफरेंस। प्रतिषेध कार्रवाई चल रही हो और उत्प्रेषण कार्रवाई के बाद, यानी कि रिजल्ट, यानी कि जो भी कार्रवाई का रिजल्ट था यानी निर्णय था वो दे दिया गया, उसके बाद जारी की जाती है। क्लियर है? क्योंकि अगर कोई ऐसा मामला था जिस पर निर्णय दे दिया गया परंतु ऐसा लगा कि भाई ये तो इनके अधिकार क्षेत्र में था नहीं, इन्होंने क्यों निर्णय दे दिया, तब उसकी आदेश को समाप्त करते हैं और ये उत्प्रेषण रिट जारी करते हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा। ये माइनर सा डिफरेंस है, दोनों में याद रखिएगा। क्यू वारंटो अधिकार प्रेक्षा। क्या? क्यू वारंटो अधिकार प्रेक्षा सार्वजनिक पद पर असंवैधानिक रूप से आसीन व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सार्वजनिक पद हैं, अगर ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये संवैधानिक रूप से नहीं आया है, अवैधानिक तरीके से, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो तरीका है ना, एक संवैधानिक तरीका है, वैध तरीका है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का, आपको कोई पद ग्रहण करने का। अगर ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो अवैधानिक तरीके से अपने पद पर कार्यरत है, तब उसके खिलाफ ये क्यू वारंटो अधिकार प्रेक्षा, यानी कि आपका अधिकार क्या है, आप क्यों बैठे हो, इस पर बताइए, साबित कीजिए कि आप अगर बैठे हैं तो सही बैठे हैं। अधिकार प्रेक्षा, क्लियर, शब्द सही समझिए, अधिकार प्रेक्षा, क्यों, आप क्यों हो इस पद पर, साबित करो। इस पद के लायक हो आप तो साबित करो कि मैं इस पद के लायक हूं। तो अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैधानिक तरीके से बैठा है तो उसके खिलाफ अधिकार प्रेक्षा जारी की जाती है। क्लियर रहा? ये पांचों बातें, आप पांचों रिट आपने इसके तहत देख ली। ये भी देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है या हाई कोर्ट पावरफुल है संवैधानिक उपचार के मामले में, यानी कि संवैधानिक मौलिक अधिकार से संबंधित अगर हनन हो रहा है तो कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं। जा दोनों ही न्यायालयों में बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, परंतु पावरफुल कौन है? हाई कोर्ट, क्योंकि उसके वहाँ पे क्लियर लिखा गया है एनी अदर पर्पज़, और सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार का मुद्दा होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर जा सकते हैं, वरना एनी अदर पर्पज़, किसी और उद्देश्य से को लेकर आप वहाँ नहीं जा सकते, सिर्फ मौलिक अधिकार, वहाँ पे क्लियर ये बात। अब हम ये 31 यहाँ देखिए, यहाँ पे 31 ABC मैंने लिखा हुआ है, क्या, क्योंकि अब बढ़ तो 32 रहे, 31 कहाँ से आ गया? आपको पता है मैंने 31 बताया था, ये बताया आपको, क्लियर किया था कि 31 संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अर्जन के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत वहाँ से हटा दिया गया और उसको 300A में रख दिया गया है। परंतु देखिए 31A, B और C, ये तीन ABC, इनको भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? इनको पता होना चाहिए। जिस तरीके से जब आप 32 के बाद 33, 34, 35 को समझना आवश्यक है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी तरीके से बेशक 31 को निरसित कर दिया गया है, उसकी जगह परिवर्तन करके उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, परंतु आपको ये जानना आवश्यक है 31A, B और C, ये जो A और B हैं, A और B इसलिए आवश्यक है, सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था, सबसे प्रथम पहला 1951 में, उस तब ये 31A और B जोड़े गए थे और इसके तहत क्या 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9th शेड्यूल। जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे, जितनी भी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में, तो सबको देखेंगे, परंतु सिर्फ आप यहाँ ध्यान रखिए ये 31A और B, ये A और B
जब लाए गए थे, तो इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची क्या है? 31A और B। आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि 9वीं अनुसूची का आधार क्या, कौन सा अनुच्छेद है, तो 31A और B। और 9वीं अनुसूची है क्या? इसके तहत अगर कोई विषय रख दिया जाता है तो आप उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते, वो संशोधन से परे होता है। जब 9वीं अनुसूची मैं आपको पढ़ाऊंगी तब क्लियर तौर पर और अच्छे से बताया जाएगा। अब 31C यानी कि ये A और B के तहत तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। 31C क्या है? 31C 31C क्या बात करता है? 31C बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक तो 14 और 19 जो हमारा मूल अधिकार है, 14 और 19 और 12 और 13, इन मूल अधिकारों को आप बहुत ध्यान से और जोड़कर पढ़िएगा। ये जो आपको पता है, इंदिरा गांधी जी की सरकार में प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स उस समय जो राजा वगैरह थे, आज़ादी से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके कुछ अधिकार रखे गए थे। उनके कुछ अधिकार थे जो उनको आज़ादी के बाद भी प्रदान किए गए थे, परंतु इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। अब इसके खिलाफ कोर्ट में जाया गया। तब इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा कि ये जो हमने अधिकार खत्म किए हैं, ये इसलिए क्यों? क्योंकि ये सामाजिक तौर पर आवश्यक था, समाज में के लिए आवश्यक था, समाज में एकता बंधुता बढ़ाए रखने के लिए आवश्यक था। क्योंकि समाज में ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को स्पेशल अधिकार दे दिए जाएं? क्यों दे दिया जाए? सब समान नागरिक हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे आधार बताए जो हमारे नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो मैंने खत्म किया है प्रीवी पर्स, ये जो नीति निदेशक तत्व में गाइडलाइंस जारी की गई हैं राज्य के लिए, उसके तहत मैंने खत्म किया है। तब यहाँ पर C यानी कि 31C जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये बात कही गई, क्या कही गई कि 14 और 19 मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व 39, हम इसके बाद मूल अधिकार के, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार के बाद जो पार्ट है, पार्ट 4 चौथे भाग में नीति निदेशक तत्व DPSP ही हैं, शॉर्ट फॉर्म में DPSP बोलते हैं, नीति निदेशक तत्वों को DPSP बोलते हैं। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, परंतु अभी यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि 14 और 19 और नीति निदेशक तत्व 39, यानी कि अगर 14 और 19 किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा है, कुछ कमी हो रही है और वहाँ नीति निदेशक तत्व से टकराहट है, यानी कि नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार, समझिएगा ये बात आप, 14-19 मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व में टकराव की स्थिति में नीति निदेशक तत्व को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर ये बहुत आपसे पूछा भी जा सकता है, पता भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हमसे ये बात कही गई है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, वो सबसे प्राथमिक है, परंतु यहाँ पर DPSP में 14 और 19 मूल अधिकार 12-13, 14-19 12-13 नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि जो प्राथमिकता दी गई है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ही है। क्लियर रखिएगा, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे समाज की अच्छाई के लिए है। ठीक है। और नीति निदेशक तत्व एक गाइडलाइंस है, नीति निदेशक तत्वों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये देखिए नीति निदेशक तत्व का हनन हो रहा है, राज्य इस तरीके से नहीं कर रहा, देखिए नीति निदेशक तत्वों को फॉलो नहीं कर रखा। तो इसके ऊपर ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि हम नीति निदेशक तत्व अगर फॉलो नहीं हो रहे तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, परंतु मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। बहुत ही आप कहते हैं बहुत ही पावरफुल है हमारे राइट्स, परंतु यहाँ पर नीति निदेशक तत्व को प्राथमिकता दी गई है 14-19 और 12-13 को अगर आप जोड़ कर पढ़ते हैं तो। और खासकर नीति निदेशक में भी जो 39 है 39, उसमें क्लियर रखिएगा ये बात, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके अच्छाई से, हमारे समाज की अच्छाई से ही संबंधित है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर धन्यवाद।